हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से फ्रांसीसी क्रांति पर बात करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने फ्रांसीसी क्रांति पर बात की थी और उसमें हमने जाना था जो भी फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण वर्ड्स थे, जो भी फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्सों को हमने क्लियर किया था। बट इस वाली वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और फ्रांसीसी क्रांति थी जो उसमें जो भी आतंकी का जो माहौल था वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या उसका रीज़न था, और फ्रांसीसी क्रांति में जो कर लगा रहा था सम्राट, उसके क्या रीज़न थे, वो क्यों लगा रहे थे, तो मतलब इस तरीके की कर लगाने की क्या प्रक्रिया क्या थी, तो इस तरीके की हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट इस वाली वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति पर। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सम्राट लुई 16वें के बारे में आप सभी जानते हो। सम्राट लुई 16वें द्वारा वहाँ पे क्या था, कर बढ़ाया जा रहा था फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में कर बढ़ाने का जो कारण थे वो हमने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं पहली वाली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो देख लिए तो आपको पता भी होगा कि वो कारण कौन कौन से हैं। यदि आपने पहली वाली वही वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहली वाली वीडियो देखें, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और इससे पहले वे वाली वीडियो देख लें, ठीक है। तो क्या था, वो कर बढ़ाने के कारण हमने आपको बता दिए थे। कर कितने प्रकार के थे ये भी हम आपको बता चुके हैं। बट क्या हुआ, जो वहाँ पे राजतंत्र था ना, वहाँ पे कर लगाने की प्रक्रिया क्या थी ये हम नहीं बताए थे, ठीक है। क्या मतलब वहाँ पे जो सम्राट था वो अपनी मर्जी से ही कर बढ़ा सकता था या लगा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो समझ लें कर लगाने की प्रक्रिया क्या थी। राजतंत्र के तहत भी फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, ये वहाँ की प्रक्रिया थी। तो अब इस कर लगाने की प्रक्रिया को हम समझेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो कर लगाने की प्रक्रिया क्या थी, अगर देखो, कर लगाने की प्रक्रिया एस्टेट्स जनरल नामक एक संस्था होती थी। एस्टेट्स जनरल नामक एक संस्था होती थी, या इसको प्रतिनिधि सभा भी आप बोल सकते हो, या फिर राजनीतिक संस्था भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या थी, फ्रांस में एक राजनीतिक संस्था थी एस्टेट जनरल के नाम से, या प्रतिनिधि सभा के नाम से, ठीक है। प्रतिनिधि सभा थी एस्टेट जनरल के नाम से। तो दोस्तों क्या था, ये संस्था थी, इसमें बैठक बुलाने का जो अधिकार था ना, वो बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास था? सम्राट के पास था, ठीक है। तो सम्राट क्या करता था, कोई भी अगर समाज के लिए कुछ नया कर रहा है या फिर वो कर लगा रहा है, कुछ भी अगर कोई भी चीज़ ला रहा है वो, जैसे कि कर लगाने या कर बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव वो ला रहा है, तो उसको वह प्रस्ताव कहाँ रखना पड़ता था। मतलब ये राजनीतिक संस्था थी, एस्टेट्स जनरल नामक संस्था में वो प्रतिनिधियों को बुलाता था, उनके सामने अपनी उसको रखता था, प्रस्ताव को रखता था। उसके बाद क्या होता था, वहाँ पे सम्राट बैठक को बुलाकर अपने प्रस्ताव रखता था। प्रस्ताव रखने के बाद वो क्या करता था, प्रतिनिधियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। भाई क्या था कि प्रतिनिधि, मान लो कि यदि प्रतिनिधियों ने उसके प्रस्ताव को पास कर दिया है तो सम्राट क्या कर सकता था, लागू कर सकता था। बट यदि प्रतिनिधियों ने उसको पास नहीं किया है, प्रस्ताव को पास नहीं किया, तो वो उसको लागू नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अब क्या था, तीनों स्टेट से प्रतिनिधि आते थे। भाई 3 स्टेट थे ना, मैं तीनों स्टेट्सों के बारे में डीपली से बताया हूँ बहुत बेहतर ढंग से पहली वाली वीडियो में, तो आप जानते हो पहले से ही। तो तीनों स्टेटों से प्रतिनिधि आते थे और सम्राट द्वारा 5 मई 1789 को एक बैठक बुलाई गई थी। अब इस बैठक को नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। तो 5 मई 1789 को सम्राट ने एक नए करों के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए बैठक बुलाई थी, ठीक है। क्या थी कि सम्राट ने 5 मई 1789 को बैठक बुलाई, और इस बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था कि सम्राट का, भाई वो नए करों का प्रस्ताव रख रहा था, ठीक है। नए कर लगाना चाहता था सम्राट। तो कर किन लोगों से लिया जाता था, किन लोगों से नहीं लिया जाता था, कर का प्रोसेस क्या था, ये भी मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो अब देखो इस वाली वीडियो में हम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, पहली वाली वीडियो को देखो पहले, बाद में इसको देखो। तो दोस्तों क्या था, यहाँ पे 5 मई 1789 को सम्राट बैठक को बुलाता है, और इसमें फर्स्ट स्टेट के 3 से प्रतिनिधि आते हैं और सेकंड स्टेट के 3 से प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंतर्गत कौन लोग थे, सेकंड के अंतर्गत कौन लोग थे, वो पहली वाली वीडियो में बताया जाता है, सब जानते हो आप। जो मतलब यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप सभी जानते हो, ठीक है। तो 300 किससे आ गए, फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट से 300 प्रतिनिधि आ गए हैं। जो थर्ड स्टेट था, इसमें क्या था, इसके आ गए थे 6 से प्रतिनिधि आए थे इसके, ठीक है। थर्ड स्टेट के
आए थे 600 प्रतिनिधि। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या हुआ, मान लो देखो समझें थोड़ा, यहाँ पे कुछ अत्याचार हुआ था, थर्ड स्टेट के लोगों को 600 प्रतिनिधि आ गए थे। तो वहाँ पे एक भवन सजाया गया था, वर्साए के आसपास एक भवन था और उस भवन को सजाया गया, उसमें चेयर वेयर लगाई गई, भाई प्रतिनिधि आ रहे हैं तो तब जाके वहाँ पे वहाँ पे सभा करनी थी, ठीक है सम्राट। तो सम्राट ने क्या किया, सभा सजवाया भवन, उसमें चेयर वेयर लगाई। तो यहाँ पे जैसे 3 से, ये मान लो इस तरीके से टेबल होती है ना कि भाई 3 से प्रतिनिधि इस साइड बिठा दिए, 3 से प्रतिनिधि इस साइड बिठा दिए, मतलब फर्स्ट स्टेट के इस वाली सीट पे और सेकंड स्टेट के इस वाली सीट पे, ठीक है। मतलब इन लोगों को अच्छे से मतलब रेस्पेक्ट दिया जा रहा था, इनको बेहतर ढंग से। जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड के, उन थर्ड लोगों के स्टेट को 300 इनके पीछे खड़ा कर दिया, ना कि बैठाया गया, और 3 से इनके पीछे खड़ा कर दिया, ठीक है। मतलब इन लोगों के पीछे पीछे खड़ा कर दिया आमने सामने। तो बीच में सम्राट था, तो सम्राट अपना प्रस्ताव रखता है, बातचीत करता है, विचार विमर्श उस पर करते हैं। यदि वो सही लगता है तो उसको एक्सेप्ट भी करती है वहाँ की। तो अब वहाँ के जो मतलब वो था ना, वो एस्टेट्स जनरल, तो उसके अपने कुछ नियम थे, ठीक है। क्योंकि नियम क्या थे कि उसमें एक तो किसान जो लोग थे वो भाग नहीं ले सकते थे, और जो औरतें थी, औरतें भी भाग नहीं ले सकती थी। कारीगर थे, कारीगर भी भाग नहीं ले सकते थे। उसके नियम थे कि भाई किसान, औरत और कारीगर सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, इनका प्रवेश करना वर्जित है, यानी मना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहाँ के नियम अनुसार एक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, ठीक है। तो क्या था, एक वर्ग को एक मत देने का अधिकार, यार क्या मतलब पूरा वर्ग का ही एक मत देने का अधिकार है पूरे वर्ग के पास। वर्ग कितने थे, 3 वर्ग थे, एक हो गया कुलीन वर्ग, एक हो गया पादरी वर्ग, और इस थर्ड स्टेट के लोगों का एक वर्ग हो गया। तो मतलब एक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था यार, 3 मत। तो मतलब क्या हुआ, एक वर्ग एक मत दे सकता है, तो 3 मत उनके पास टोटल हो, 3 वर्ग थे। तो क्या हुआ, तीसरे, अब ये मतलब जो ये नियम था ना वहाँ का एस्टेट्स जनरल का, तो राजा के लिए ये बढ़िया था, क्योंकि राजा से इस प्रथा के अनुसार क्या मिल जाता था, राजा को इस नियम के अनुसार स्वीकृति मिल जाती थी। तो अब जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, अब ये लोग अपनी मांग रखते हैं उसी सभा में, ठीक है। 5 मई 1789 वाली सभा में ये क्या कर रहे हैं, एक अपनी मांग रख रहे हैं। और मांग में क्या कह रहे हैं कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराए जाएं और प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होना चाहिए, ना कि प्रत्येक वर्ग को, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराए जाने चाहिए, और जितने भी मतलब इस सभा में भाग लिए हैं प्रतिनिधि हैं, जितने भी, प्रत्येक प्रतिनिधि की मत का मतलब प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ना कि प्रत्येक वर्ग को। तो इस तरह की इसने मांग रखी इस वाले थर्ड स्टेट के लोगों ने। तो सम्राट ने क्या किया, सम्राट ने इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया, इन लोगों की मांग को क्या कर दिया, इन लोगों की मांग को अस्वीकार किया। अस्वीकार करने के बाद ये लोग वहाँ से क्या करते हैं, सभा को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। ये सभा मतलब जैसे ही वो सम्राट इनकी मांग को मतलब मानता नहीं है, इनकार कर देता है इनकी मांग को पूरी करने से। तो ये लोग क्या करते हैं, सम्राट के प्रति विरोध जताते हुए सभा से आ जाते हैं, और 20 जून को वर्साए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। कहाँ पे होते हैं, वर्साए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। और वहाँ पे ये स्वयं को, जितने भी लोग जमा होते हैं उन स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, खुद ही क्या कर देते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और अब यहाँ पे देखो, ये अध्यक्ष की हम बात करें तो नेशनल असेंबली का अध्यक्ष कौन था भाई, BLE था। वो मान्यता प्राप्त के बाद बनाया गया था, जब मान्यता इसको दे दिया था ना नेशनल असेंबली को मान्यता, अभी तो उन लोगों ने स्वयं नहीं घोषित किया था ना। तो मान्यता जब इस असेंबली को मिल जाती है, तो मान्यता के बाद जो इसका अध्यक्ष बनता है वो BLE बनता है, ठीक है। कौन बनता है, BLE बनता है। तो अब इस मान्यता से पहले इस असेंबली का नेतृत्व किसने किया था वो हम बताएंगे। तो इससे पहले समझ ले कि जब वहाँ पे इन लोगों ने स्वयं को क्या किया था, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, तो वहाँ पे उसी टाइम इन लोगों ने शपथ ली थी। क्या ली थी, शपथ ली थी, ठीक है। और शपथ में इन लोगों ने क्या कहा था, शपथ लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि कहा, शपथ किस लिए ली, शपथ ली कि इन लोगों ने कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इन लोगों ने शपथ ले ली कि जब तक भी एक ऐसा संविधान तैयार नहीं किया जाएगा जिसमें सम्राट की शक्तियों को कम किया जाए, तब तक हम असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इन लोगों की ये शपथ
इन लोगों ने शपथ ले ली थी। तो अब इसके बाद क्या होता है, शपथ लेने के बाद वहाँ पे जो असेंबली जो इन लोगों ने बनाई थी उसका जो नेतृत्व किया था वो एक तो कुलीन वर्ग का था और एक पादरी वर्ग के सदस्य ने की थी। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था एक तो मिराबियो और एक आबेसिये ने किया था। मिराबियो हो गया कुलीन वर्ग में इसका जन्म हुआ था और ये आबेसिये ये पादरी वर्ग में इसका जन्म हुआ था। तो मतलब ये हो गया फर्स्ट स्टेट का, ये सेकंड स्टेट का हो गया। ठीक है, तो मतलब इन लोगों ने क्या किया, मिराबियो और आबेसिये ने मतलब क्या किया, उसका नेतृत्व किया। और इसने तो जो ये मिराबियो था ना, इसने क्या किया था, सामंती विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था थी जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ उसको समाप्त करने के लिए भी ये सहमत हो गया था। ठीक है, ये मतलब कुलीन वर्गों की एक व्यवस्था थी, कुलीन वर्ग के लिए एक व्यवस्था थी, तो इस वाली व्यवस्था के भी एक खिलाफ था, इसकी समाप्ति में ये सहमत था। जो ये पादरी वर्ग का था ना आबेसिये, इसने क्या किया कि इसने तीसरा स्टेट्स क्या है नामक शीर्षक की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसने क्या की, तीसरा स्टेट क्या है नामक शीर्षक की एक पुस्तक लिखी थी आबेसिये ने। तो इस तरह के वहाँ पे इन लोगों ने कार्य किया और मतलब विरोध इन लोगों ने किया। ठीक है, सम्राट का। तो अब क्या है कि जो नेशनल असेंबली थी जिसका नेतृत्व वो लोग कर रहे थे, ठीक है, वो किसमें, संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तैयार करने में लगी हुई थी। ठीक है, प्रारूप, संविधान का प्रारूप। ठीक है भाई, उसने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया ना। तो अब उस टाइम क्या हो रही थी कि भाई नेशनल असेंबली लगी हुई है संविधान का प्रारूप तैयार करने में, और फ्रांस की स्थिति थी आंदोलित स्थिति वहाँ की थी। और उस मतलब समय था, ठंड का समय पड़ रहा था, ठंड पड़ रही थी, सर्दियों का समय था। तो सर्दियों की वजह से क्या हो गई, वहाँ पे फसल नष्ट हो गई। तो भाई अगर फसल नष्ट हो गई वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे पिछली वाली वीडियो में जीविका संकट के बारे में बात किया हूँ, तो उससे वो जीविका संकट वहाँ पे आ गया था। इस तरह की स्थिति वहाँ पे हो गई थी। पावरोटी की कीमतों में वहाँ पे वृद्धि कर दी गई भाई, ठंड की वजह थी, सर्दी की वजह से फसल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और फसल नष्ट हो गई। नष्ट होने की वजह से पावरोटी की कीमतों में वृद्धि कर दी गई थी। अब उसके बाद भी क्या थे, जो बेकरी मालिक थे, यानी जो भी वो कर लोग एकत्रित करते थे, वो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, बेकरी मालिक अभी भी जमाखोरी में लगे हुए हैं, यानी कर एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो उनकी इस स्थिति को, उनकी इस कर्तव्यों को देखकर मतलब बेकरी मालिकों की जमाखोरी की वजह से क्या हुई थी, वहाँ पे औरत भड़कें उठी और उनके भड़क उठने की वजह से क्या हुई, उन्होंने दुकानों पर हमला बोला, दावा बोला। तो इस तरीके के वहाँ पे कर्तव्य हुए, वहाँ पे स्थिति बिगड़ती चली गई। तो 14 जुलाई को बास्तिल का किला तोड़ दिया गया। कैसे कैसे तोड़ा वो मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब क्या हुआ था, यहाँ पे सम्राट था वो अनुमान लगाता है कि भाई जो फ्रांस की जो मतलब विद्रोही जो प्रजा है उसकी शक्ति मेरे से ज़्यादा है या कैसी है। तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है वहाँ का सम्राट। तो सम्राट लगाता है कि विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाकर वह नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। क्या कि जब उसको लगता है कि विद्रोही प्रजा बहुत ज़्यादा भड़की हुई है और उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो उसके इस शक्ति का अनुमान लगाकर वो क्या करता है, नेशनल जो असेंबली उन लोगों ने जो बनाई थी थर्ड स्टेट्स के लोगों को, उसको मान्यता दे देते हैं। और इसी मान्यता के बाद उसका अध्यक्ष कौन बना था, BLE बना था, जो मैं आपको वहाँ पर बता रहा था। ठीक है, उससे पहले तो उसने उन दो पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों के एक सदस्य ने उनका नेतृत्व किया था। तो अब क्या हुआ, मान्यता देने के बाद, और उसने मान्यता देने के साथ साथ सम्राट ने यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। क्या मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, ये सम्राट ने यह भी मान लिया था। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तो मतलब एक तरीके से उनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, सम्राट ने। अब 4 अगस्त 1789 की बात हम करें, 1789 की रात को क्या हुआ था, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों, जो भी मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को जिन कर्तव्यों को करने के लिए जो बंधे हुए थे, जो भी मतलब उनसे कर जो दिए जा रहे थे, मतलब उनसे वसूल किए जा रहे थे, जो भी उनके साथ एक तरीके से अत्याचार किए जा रहे थे, उन सब की समाप्ति का आदेश किसने दे दिया, नेशनल असेंबली ने दे दिया। 4 अगस्त 1789 को रात को ही दे दिया। ठीक है, समाप्ति का आदेश दे दिया। तो जो धार्मिक जो कर लिए जा रहे थे इनसे, थर्ड स्टेट के लोगों से, तो धार्मिक कर को क्या कर दिया, धार्मिक कर को भी इन लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इन लोगों ने धार्मिक करों को भी समाप्त कर दिया। और
चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको भी जब्त कर लिया गया, ठीक है। मतलब चर्च के पास ज़मीन थी ना, भूमि थी, उस स्वामित्व वाली भूमि को भी जब्त कर ली गई। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके के जब उसने नेशनल असेंबली ने जब कि जैसे कि वो किया, वो समाप्ति के आदेश दिए, कुछ कर्तव्य किए, जैसे कि चर्च की ज़मीन अपने कब्जे में ले ली और भी बहुत से कार्य उसने किए। तो इस तरीके के कार्य से क्या हुआ, 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई थी। 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई थी। तो लीवरे क्या था ये मैं सब बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में, आप जानते हो। तो दोस्तों अब मतलब क्या हुआ, सरकार को यहाँ पे मुनाफा हो गया था। वहाँ पे सरकार क्या हो गई थी, पहले मतलब 12 अरब लीवरे की उसमें चली गई थी, लीवरे के कर्ज में चली गई थी। कर्जदाताओं ने 10% ब्याज की मांग की। इस तरीके से सरकार वहाँ पे क्या हो गई, मतलब वहाँ की वित्तीय जो राज्य की कोष की वित्तीय स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं हम, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी नेशनल असेंबली वहाँ पे बन गई और संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं बना, संवैधानिक राष्ट्र नहीं बना। वो क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी जो वहाँ का राजा था वो राजा क्या करेगा, संविधान के अनुसार कार्य करेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो उसमें क्या किया, नेशनल असेंबली 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर चुकी थी, ठीक है। संविधान का प्रारूप कब पूरा कर चुकी थी, 1791 में नेशनल असेंबली। तो उसका उद्देश्य मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करने का नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि भाई सम्राट की शक्तियों को कम किया जाए, सीमित किया जाए और जो भी एक व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियों को न दिया जाए, किसी भी राष्ट्रीय की मतलब फ्रांस के राष्ट्रीय की शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत नहीं की जाए। और भाई वहाँ पे मतलब कि जो फ्रांस की जो शक्तियाँ हैं उनको कई मतलब उनका विभाजन किया जाए, कई तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड कर दे ताकि कोई गलत काम ना करे। मतलब जैसे कि उन लोगों ने 3 विभाजन किया, सत्ता विभाजन किया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, बांट दिया था। तो अब हम बात करते हैं 1791 के संविधान ने कानून तो क्या था, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। भाई क्या हुआ था, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार 1791 के संविधान ने सौंप दिया था, ना कि सम्राट को, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में उनको शक्तियों का विभाजन किया गया था। वो इसलिए किया गया था ताकि जो देश की शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर वो कर्तव्य हुए। इसके बाद वहाँ पे क्या होती, फ्रांस कुछ मतलब सही स्थिति में आने लगा था। तो उसके मतलब अब नेशनल असेंबली को जब मान्यता मिल गई थी, तो उसको मान्यता मिलने के बाद नेशनल असेंबली की क्या प्रक्रिया रही, मतलब वहाँ उसमें क्या क्या बदलाव है नेशनल असेंबली में मान्यता मिलने के बाद। तो 1 मिनट वेट करें थोड़ा, ये यहाँ पे। तो नेशनल असेंबली को मान्यता मिलने की बाद ये उसमें क्या क्या नेशनल असेंबली की प्रक्रिया थी, क्या उसमें बदलाव है, ये भी देखो। नेशनल असेंबली को मान्यता मिलने के बाद उसका अध्यक्ष बना दिया गया था BLE को, ठीक है। BLE किसको बना दिया गया था, BLE को। और आप ये भी जानते हो कि उसके सदस्य भी निश्चित कर दिए गए, कितने बना दिए गए, 745 सदस्य उसके निश्चित कर दिए गए थे, ठीक है। 745 सदस्य उसके निश्चित कर दिए गए। और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा क्या होता था, इसके सदस्यों का चुनाव होता था, ठीक है, चुना जाता था। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुना जाता था। तो अब अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कैसे मतलब उन लोगों को 745 सदस्यों को चुना जाता था। पहले क्या थी कि वहाँ की जो जनता थी फ्रांस की, वो लोगों के समूह का चुनाव करती थी, निर्वाचक समूह का चुनाव करती थी, मतलब लोगों को चुनती थी। उन लोगों का समूह, जिन लोगों को जनता चुन रही है उन लोगों का समूह क्या कर रहा है, उन लोगों का समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे यदि बता दें तो जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे चुनाव करते हैं किसका, MLA की हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। अब MLA की हम वोट देते हैं, बट हम डायरेक्ट किसी वोट नहीं देते। प्रधानमंत्री की हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से चुन रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा था, असेंबली के सदस्यों को चुनाव हो रहा था। तो अब क्या था, वहाँ पे कुछ नियम थे, कंडीशन थे कि कौन लोग मतदान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, को कितनी योग्यता होनी चाहिए मतदान करने के लिए। देखो मतदान करने की योग्यता या शर्तें, वहाँ की शर्तें थी मतदान के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु वाला पुरुष होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ना कि स्त्री। स्त्रियों के लिए तो मतदान करने का अधिकार है ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम पुरुष वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि 25 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होना चाहिए
और साथ में वो क्या होना चाहिए, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, साथ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पे कुछ शर्तें थी। अगर निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए और असेंबली का सदस्य बनने या होने के लिए करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ इस तरह के वहाँ पे कुछ नियम और कंडीशन थे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधान, हाँ यहीं से ये। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि संविधान की शुरुआत कैसे उन लोगों ने की। तो संविधान पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जो संवैधानिक राजतंत्र जब फ्रांस बन गया था तो उसके बाद वो संविधान से पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था वहाँ का संविधान। तो इस पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या था, वहाँ के संविधान के कुछ नियम थे, कंडीशन थे, अधिकार थे, उन सबको निश्चित किया गया था। जैसे कि जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके के नियम, कानूनी में समानता का अधिकार। वहाँ पे जो भी नियम दिए गए थे, मतलब भाई किसी को भी कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उसकी योग्यता का आधार पर दिया जाएगा, उसकी सामाजिक हैसियत के आधार पर ये सब कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो योग्यता का आधार पर दिया जाएगा, ज्ञान किसको कितना है उसकी क्षमता का आधार, ज्ञान की क्षमता का आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के वहाँ पे कुछ नियम बनाए गए। भाई जीवन का अधिकार सभी को है, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी को। इस तरीके नियम उस घोषणा पत्र में क्या थे, निश्चित थे, ठीक है। तो इसी घोषणा पत्र के साथ वहाँ के संविधान की शुरुआत होती है। तो अब हम कुछ तिथियां हैं इनको समझ लें कि 1774 में क्या हुआ था। ये पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो 1774 में क्या हुआ, एक तो लुई 16वें सम्राट का बनना हुआ था। मतलब लुई 16वें सम्राट, जो वहाँ का लुई 16वें जो फ्रांस का शासक बना था, सम्राट बना था, वो कब बना था, वो 1774 में बना था, 20 वर्ष की आयु में, ठीक है, 20 वर्ष की आयु में बना था। इसकी विवाह के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रांस का सम्राट लुई 16 1774 में बना। 1789 में क्या हुआ, 1789 में देहात विद्रोह हुआ और किसान विद्रोह भी वहाँ पे हुआ फ्रांस में। बास्तील के किला पर हमला बोल दिया गया था, ठीक है। बास्तील के किला पर हमला बोल दिया गया था, उसको तोड़ डाला था, उसमें एक कमांडर को मारा गया था। ये सब मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, सब जानते भी हो आप। तो 1792 और 93 में क्या हुआ, 1792 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है, ठीक है, गणराज्य बनता है और सम्राट का सिर काट कर उसे मार दिया जाता है। सम्राट जो वहाँ का लुई 16 था उसको सिर काट कर मार दिया जाता है। उसको कैसे मारा जाता है ये सब मैं आपको इसी वाली वीडियो में आगे सब पता चल जाएगा। अब है 1804 में क्या हुआ था, 1804 में क्या हुआ था, 1792 में, 1804 में भाई नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। क्या है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, कैसे बनता है ये सब हम चलेंगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और यूरोप के विशाल भूभाग पर वो कब्जा कर लेता है। तो 1804 में फ्रांस की स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो 1815 में क्या होता है, 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की क्या होती है, हार होती है, ठीक है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो इस तरीके वहाँ पे ये सब हम आगे चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत बेहतर ढंग से आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब वहाँ पे क्या हुआ देखते, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और गणतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं अब फ्रांस की राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना पे अब हम बात करेंगे। सम्राट लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी संविधान को मान्यता दे दी थी, नेशनल असेंबली को भी मान्यता दे दी थी। उसने मान लिया था कि अब से उसका संविधान का उस पर नहीं होगा, उसने मान लिया था। तो दोस्तों आप सम्राट लुई 16 के बारे में जानते हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, सम्राट लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, और हस्ताक्षर तो उसने कर दिए संविधान पर और नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, बट वो क्या कर रहा है, गुप्त रूप से वार्तालाप कर रहा है, किससे, पर्सा के राजा से, ठीक है। पर्सा के राजा से गुप्त रूप से वार्तालाप कर रहा था कौन, सम्राट लुई 16। तो अब इससे क्या हुआ, मतलब इसकी गुप्त रूप से वार्तालाप चल रही है पर्सा के राजा से, संविधान पर हस्ताक्षर इसने कर दिया, नेशनल असेंबली को मान्यता इसने दे दी। और अभी इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पड़ोसी देशों के शासकों को चिंता होने लगी, ठीक है।
पड़ोसी देश के जो शासक थे उनको मतलब क्या होने लगी, चिंता होने लगी, क्योंकि भाई फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब थी ना, आंदोलित स्थिति थी, विद्रोह हो रहा था, किसान विद्रोह, देहाती विद्रोह, इस तरीके से वहाँ पे मतलब बहुत स्थिति। तो वहाँ जो पड़ोसी जो शासक थे वो डरे हुए थे। तो फिर पड़ोसी देशों के शासकों ने एक योजना बनाई कि 1789 की गर्मियों के बाद घटनाओं के नियंत्रण करने के लिए सेना भेजने की एक योजना बनाई। क्या बनाई कि भाई जो 1789 की गर्मियों के बाद भी जो भी घटनाएं आने वाली हैं तो उन पर नियंत्रण पाने के लिए, उनको काबू करने के लिए क्या कहें, सेना भेजने वाली एक योजना बनाई थी पड़ोसी देशों के शासकों ने। तो अप्रैल 1792 में क्या हुआ, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पिरसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली क्या कर रही है कि भाई जिससे गुप्त रूप से वार्तालाप कर रहा था कौन, वहाँ का सम्राट लुई 16वें पिरसा के राजा से, उस पे पिरसा और ऑस्ट्रिया से क्या हुआ था, उसकी विवाह हुआ था। तो इन दोनों के विरुद्ध क्या है, नेशनल असेंबली ने युद्ध करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो प्रांतों से हजारों सेनाओं में होने के लिए, ये इस तरीके से होगा, प्रांतों में हजारों लोग सेना में होने के लिए बहुत मात्रा में एकत्रित होने लगे। मतलब एक सेना बनाने के लिए, प्रांतों में सेना बनाने के लिए क्या किया, हजारों लोग एकत्रित होने लगे और सेना के एक सदस्य बनने के लिए तैयार होने लगे। ठीक है, तो इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीन, देखो अभी इस युद्ध को लड़ा कैसे गया था, ठीक है, इसको किस नाम दिया गया था, तो इसको देखो, इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लड़ा गया था। ठीक है, यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लड़ा गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक आता है राजेट दी लाइल नामक कवि। ठीक है, इसको भी जान लें, राजेट दी लाइल नामक कवि होता था, एक फ्रांस का एक कवि था राजेट दी लाइल। तो ये क्या है कि मार्सिले नामक एक गीत की रचना करता है, किसकी, मार्सिले नामक गीत की एक रचना करता है, मार्सिले नामक गीत की। और इस गीत में वो क्या करता है, है थोड़ा सा ऐसे, तो पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए इस गीत को गाया था। ठीक है भाई, पहली बार मार्सिले जो ये नामक गीत इस कवि ने किया था, राजेट दी लाइल नामक कवि ने मार्सिले नाम के गीत की रचना की। और पहली बार इस गीत को मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। और बाद में इसी गीत को क्या बना दिया गया, फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना दिया गया, फ्रांस का राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया था इसी गीत को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हो। और अब कुछ ही वैसा एंड चल रहा है वीडियो का, इसमें बहुत कुछ हमने सीखा है और भी बहुत कुछ बच रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो अब क्या है, 1791 में क्या होता है, 1791 में भाई वहाँ का क्या होता है, संविधान को जो 1791 का जो संविधान बना था, ठीक है, उसकी वहाँ पे उसके बारे में लोगों की क्या सोच थी, 1791 के संविधान के बारे में सोच थी कि भाई अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले हैं, ना कि गरीबों को। भाई वो क्या कह रहे हैं कि जो ये 1791 का जो संविधान बना है, इससे केवल थर्ड स्टेट के अंदर जो भी अमीर लोग थे, जो भी शिक्षित थे, उन्हीं को अधिकार प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे किसान, गरीब, कारीगर, इन सभी लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं। तो इस तरह की अफवाह वहाँ पे फैलने लगी। तो इस तरीके से लोग क्या करने लगे, विचार विमर्श करने लगे समाज में, और जगह जगह पर बैठकर, जैसे भी कोई सार्वजनिक स्थल पर बैठकर वहाँ पे क्या होने लगी, बहसें होने लगी। तो इस तरीके से जेकोबिन क्लब नामक एक क्लब उभरता है। तो यहाँ पे क्या था, लोग एकत्रित होते थे और इस पर विचार विमर्श करते थे। बहुत सारे क्लबों में बैठकर लोग क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे, बहस करते थे इस तरीके से। तो वहाँ पे एक उभरने लगा जेकोबिन नामक क्लब। ठीक है, तो समाज के कम समृद्ध हिस्सों के लोग यहाँ से आते थे। जेकोबिन क्लब में कौन लोग आते थे, समाज के कम समृद्ध हिस्सों से लोग आते थे। ठीक है, पेरिस के भूतपूर्व क्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर इस क्लब का नाम पड़ा जेकोबिन। ठीक है, पेरिस के भूतपूर्व क्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर इसका नाम पड़ा था जेकोबिन क्लब। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। और इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर आदि, ये कि छोटे किसान, ये सभी लोग इसमें आते थे। ठीक है, क्योंकि भाई इन्हीं लोगों का तो मानना था कि मतलब अमीर लोगों को ही अधिकार मिले हैं थर्ड स्टेट के, बट गरीबों को नहीं मिले। तो यही लोग क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, क्लबों में एकत्रित हो रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, महिलाएं
महिलाओं ने भी अपने अपने क्लब बना लिए भाई, क्या कर लिए, महिलाओं ने भी अपने अलग क्लब बना लिए और महिलाएं भी विचार विमर्श करने लगी। यहाँ पे महिलाएं भी उभरती हैं, किसान भी उभरते हैं, छोटे दुकानदार भी उभरते हैं, तो मतलब धीरे धीरे लोग उभरने लगे। अभी क्या हुआ, इसका जो नेतृत्व था, जो जेकोबिन क्लब का नेतृत्व किसने किया, जेकोबिन क्लब का नेतृत्व किया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो यही आगे जाके क्या बनता है, सत्ता को संभालेगा यही फ्रांस को, तो इसको याद रखें। इसीलिए जेकोबिन क्लब का जो वो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहाँ का नेतृत्व कर रहा था जेकोबिन क्लब का। तो वहाँ पे एक मतलब अब वहाँ पे क्या हुआ, कल्चर से रिलेटेड वहाँ पे क्या हुआ कि लोग धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। लंबी पतलून पहनने का निर्णय लेने लगे, ठीक है, लंबी पतलून पहनने का निर्णय लेने लगे। और वहाँ पे अब इसका पहनने का जो निर्णय उन लोगों ने लिया, इसका कारण क्या था, ठीक है, मतलब वो लोग लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय जो उन लोगों ने लिया वो क्या था कि ब्रीचेस यानी घुटन्ना पहनने वाले कुलीन, तो कुलीन जो लोग थे वो ब्रीचेस पहनते थे, घुटन्ना पहनते थे। तो उन लोगों से अलग दिखने के लिए, अलग साबित करने के लिए स्वयं को उन्होंने क्या किया, धारीदार लंबी पतलून पहनने का जो उन लोगों ने निर्णय इसलिए लिया था, इसका कारण ये था। तो जेकोबिन को सोक्लोत के नाम से भी जाना जाता था, सोक्लोत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, सोक्लोत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सोक्लोत के नाम से जाना जाता था जेकोबिन को। तो इसका जो अर्थ था ना, सोक्लोत का अर्थ क्या था, सोक्लोत का अर्थ था बिना घुटनने वाला। भाई सोक्लोत का अर्थ क्या था, बिना घुटनने वाला। सोक्लोत का अर्थ था बिना घुटनने वाला। वो लोग पहनते थे, कौन लोग, जेकोबिन क्लब में जो लोग रहते थे। तो अब क्या हुआ, पुरुष लाल टोपी भी पहनते थे। क्या पहनते थे, लाल टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। भाई पुरुष लाल टोपी भी पहनते थे और लाल टोपी वहाँ पे क्या थी, स्वतंत्रता के प्रतीक थी। तो इस तरीके से वहाँ पे संस्कृति पर भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, वेट एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट वेट, हाँ ये पेज इस पेज का अध्ययन हम कर चुके हैं, इस पे आएंगे। अब क्या हुआ था उसके बाद भाई वहाँ पे कल्चरल से रिलेटेड भी बहुत कुछ हो गया। तो 1792 की अब गर्मी, 91 में तो वो हो गया था, 1792 की गर्मी में क्या हुआ, जेकोबिनियों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज़ थे। जो जेकोबिन के ग्रुप के जो लोग थे, जो क्लब के जो लोग थे, यानी जो थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे, समृद्ध नहीं थे, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया, 1792 में क्या किया, जो खाद पे जो भी ना महंगाई बढ़ा दी थी उससे वो नाराज़ हो गए और उसकी जो कमी के कारण भी वो नाराज़ हो गए। विशाल विद्रोह करने की इन लोगों ने एक योजना बनाई, ठीक है। तो 10 अगस्त को ट्यूलेरिए के महल पर हमला बोल दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्यूलेरिए के महल पर हमला बोल दिया है। 10 अगस्त को इन लोगों ने ट्यूलेरिए के महल पर हमला बोला था और वहाँ का जो मतलब शासक था ये ट्यूलेरिए, और कई घंटों तक यहाँ मतलब जो वहाँ का शासक था ना उसके साथ क्या क्या किया था, देखो इसके रक्षकों को मार डाला था इन लोगों ने, ठीक है, रक्षकों को मार डाला। कई घंटे तक शासक को भी क्या कर रखा, बंदी बनाए रखा। और जो शाही परिवार के जेल भेजने की भी एक योजना बनाई, शाही परिवार के सदस्यों को यानी शाही परिवार को जेल भेजने की भी एक योजना बनाई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, एक परिवर्तन आता है कि 25 से जो वहाँ पे वो था ना कि 25 के से अधिक वर्ष का ही आदमी क्या कर सकता है, यानी पुरुष क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक योजना थी कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाला पुरुष भी मतदान कर सकता है। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाला पुरुष को भी मतदान देने का अधिकार मिल गया था इस टाइम। तो और वो जो कंडीशन थी कि भाई एक दिन में 3 दिन की मजदूरी से रिलेटेड कर देने वाला व्यक्ति ही क्या करेगा, मतदान करेगा। जो मतलब करदाताओं की श्रेणी में आएगा वो मतलब सदस्य बनेगा असेंबली का। तो ऐसे कुछ नियम तो वो सभी क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ओनली यहाँ पे कर दिया गया कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को ही मतदान देने का अधिकार, मतलब मतदान दे सकता है। और निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन करने के लिए कन्वेंशन का नाम दिया गया। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, ठीक है। जो असेंबली थी नेशनल असेंबली, तो उसमें जब लोग उसको निर्वाचित किया जाता था तो उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया, ठीक है, निर्वाचित असेंबली को, चुनी हुई असेंबली को। तो 1700
सॉरी 1792, ठीक है 1792, 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और गणतंत्र घोषित कर दिया। फ्रांस में क्या कर दिया, राजतंत्र का अंत कर दिया 1792 में, यानी 21 सितंबर 1792 में, और इसे राजतंत्र का अंत और गणतंत्र घोषित कर दिया। तो सम्राट लुई 16वें क्या है, न्यायालय द्वारा देशद्रोह घोषित कर दिया जाता है सम्राट लुई 16वें को, और उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है सम्राट लुई 16वें को, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे क्या होता है कि जनवरी 1793 में वहाँ पे क्या हुआ, जनवरी 1793 में 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। फिर एक सार्वजनिक स्थल था प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। 1793-94 में क्या हुआ, आतंक का युग घोषित कर दिया गया। 1793 और 94 के काल को आतंक का युग घोषित कर दिया था। आतंक का युग घोषित क्यों कर दिया था, अब देखो यहाँ में 93 और 94 के काल में क्या हुआ, यहाँ पे रोबेस्पियर द्वारा नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई गई थी फ्रांस में। रोबेस्पियर के द्वारा क्या है, नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई जाती है। और रोबेस्पियर कौन था ये आप जानते हो, जैकोबिन क्लब का ये नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो गणतंत्र के शत्रु को जेल में डालने के लिए क्या करता है, गणतंत्र के शत्रु को जेल में डालने के लिए उन्होंने ये नीति अपनाई, नियंत्रण एवं दंड की। और कुछ कोई भी हो शक के आधार पर इसने मतलब क्या है कि गणतंत्र के शत्रुओं को जेल में डालने के लिए कुछ लोगों को इन्होंने जेल में डलवाया, उन पे मुकदमा लगवाया। और क्या हुआ, इसने सोचा कि यदि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा गया ना, कोई भी व्यक्ति गणतंत्र के शत्रु के रूप में अगर घोषित हो गया तो उसको क्या है कि ग्लोटिन पर चढ़ाकर उसको मार दिया जाएगा। ग्लोटिन क्या थी, एक आरा वाली मशीन थी, मतलब ग्लोटिन क्या थी, आरा वाली मशीन थी। ये इस तरीके से होती है, मान लो एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, ये बीच में यहाँ पे लटकी हुई होती है, और इससे व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ये चलाई जाती है और इससे व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से व्यक्ति को इसके द्वारा मारा जाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ग्लोटिन नाम की जो मशीन थी, तो इसे क्या है कि डॉक्टर ग्लोटिन ने इसका आविष्कार किया था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा ग्लोटिन मशीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रोबेस्पियर सरकार को मतलब कानून बनाता है। तो कानून बनाकर क्या करता है, रोबेस्पियर की जो सरकार थी वो सरकार बन गई ना, तो सरकार क्या करे, कानून बना रहा है। वहाँ पे मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा उसने तय कर दी गई। नियम थी भाई, दंड नीति थी ना उसकी, नियम और दंड नीति अपनाई थी इसने। सख्त भी थी वो, दंडित भी थी, सख्त भी थी। तो मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी इसने। किसानों को अपना अनाज शहर में सरकारी कीमतों पर बेचने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य किया गया था, ठीक है। किसानों को अपना अनाज शहर में सरकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया था। तो इस तरीके के इसके काल में मतलब समझ रहे हो। अब वहाँ पे इसने और भी बहुत कुछ कार्य ऐसे ही किए। देखो अब ये वहाँ पे क्या करता है, एक ये लाता है जो महंगे सफ़ेद, सॉरी यार ये रुक नहीं रहा है, वेट एक मिनट। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक, महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक किसने लगा दी, महंगे सफ़ेद आटे पर मतलब अब क्या रहा कि समानता, रोटी में समानता लाने की बात इसने की और लाया भी है। समान रोटी की बात इसने की, तो गेहूं साबुत की रोटी बनाने का स्टार्ट वहाँ पे कर दिया गया। भाई सफ़ेद आटे पर तो इसने रोक लगा दी है, तो साबुत गेहूँ की रोटी बनने लगी और उन रोटियों को खाना सभी के लिए अनिवार्य इसने कर दिया, ठीक है। समानता का प्रतीक बताई गई थी ये रोटी, ठीक है, समानता का प्रतीक बताई गई थी। बोलचाल में भी बराबरी की इसने कि भाई बोलचाल में भी बराबरी लाई जाएगी, इस तरीके की बात की गई, समानता की बात की गई। तो इसने क्या किया, नागरिक के लिए फ्रांसीसी भाषा में सितोयन वर्ड का प्रयोग किया गया, ठीक है, और सितोयीन वर्ड का प्रयोग नागरिका के लिए किया गया था। इस तरीके से इसने बोली में भी क्या ली, समानता की बात की थी बोलचाल की भाषा में। चर्चों को बंद करवा दिया गया, क्या कर दिया इसने, चर्चों को बंद करवा दिया। भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिया गया, ठीक है, बेरक या दफ्तर बना दिया गया। और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा इसे भी घोषित कर दिया गया। घोषित करने के बाद इसको गिलोटिन के द्वारा मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया था इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से एक फ्रांस क्या बनता है, डायरेक्टरी शासित प्रदेश बनता है। क्या बनता है, डायरेक्टरी शासित प्रदेश। डायरेक्टरी शासित प्रदेश क्या है, डायरेक्टरी समझ लो, डायरेक्टरी क्या, अध्यक्ष को डायरेक्टरी बोलते हैं, संचालन करने वाले व्यक्ति को डायरेक्टरी बोलते हैं। कोई भी किसी भी संस्था का यदि संचालन करता है यानी डायरेक्ट बोल दो, डायरेक्ट से भी आप समझ जाओगे। डायरेक्ट कौन होता है, जो अध्यक्ष होता है,
ठीक है। तो मतलब अध्यक्ष, डायरेक्टरी अध्यक्ष होता था, संचालन संस्था का संचालन करने वाला व्यक्ति होता था। तो मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास सत्ता आ गई, ठीक है। मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास जो वर्ग उभर रहा था, उस पहली वाली वीडियो में हमने बताया था, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों को वर्ग उभरा, तो उन लोगों के पास में अब सत्ता आ गई। तो संविधान को दो विधान परिषदों का प्रावधान था। इन लोगों ने यहाँ से ये संविधान को स्टार्ट, संविधान से सोच समझ के चलते हैं क्योंकि शिक्षित थे। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान के पास 2 विधान परिषदों का प्रावधान है। और तो उन्होंने अब यहाँ से क्या है कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका गठन करने की इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि क्या बनाई कि 5 सदस्य वाली कार्यपालिका के गठन करने की एक निर्णय लिया। और एक डायरेक्टरी होता था, 5 सदस्य होते थे। डायरेक्टरी यानी उस कार्यपालिका का संचालन करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब तो डायरेक्टरी को आप समझ चुके हैं ना बेहतर ढंग से। तो इस तरीके से वहाँ पे इन लोगों ने कार्य किए। और अब क्या होता है कि एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचे। अब इनकी जो उस कार्यपालिका के जो मतलब 5 सदस्य वाली और एक डायरेक्टरी वाली जो कार्यपालिका का गठन करने की जो मतलब सोच थी, जो भी व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि इन लोगों की सोच थी कि अगर इस तरीके की हम कार्यपालिका बनाएं तो एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बच सकते हैं। यानी शक्ति का जो विभाजन है, हम कई आधारों में कई को विभाजित कर देंगे ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में न आए, आगे दिक्कत खड़ी न आए। तो अब क्या हुआ, डायरेक्टरों में ही झगड़ा हो गया। डायरेक्टरों और विधान परिषद है ना, इनमें विधान परिषदों और डायरेक्टरों का आपस में झगड़ा होने लग गया भाई। डायरेक्टर या विधान परिषदों से झगड़ रहे हैं, विधान परिषद इनको क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहा है, ठीक है, कि क्योंकि भाई विधान परिषद तो इन्हें बनाता था, विधान परिषदों से बर्खास्त करने की मतलब क्या की गई बात की जा रही थी। डायरेक्टरों में झगड़ा हो गया विधान परिषदों से। विधान परिषद क्या कर रहा था, बर्खास्त करने की बात इन लोगों को कर रहा था, इनको को धमकी दे रहा था। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता आई। राजनीतिक अस्थिरता आने की वजह से क्या हुआ, एक सैनिक तानाशाह फ्रांस में उभरता है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ पे आना होता है और सैनिक तानाशाही का आना वहाँ पे होता है। राजनीतिक स्थिरता के कारण वहाँ पे उसमें झगड़ा हो जाने के कारण भाई डायरेक्टरों और उसमें विधान परिषदों में क्या होता है, झगड़ा होने की वजह से वहाँ पे ये सब होता है। तो अब जो आगे का जो मतलब वो है, आगे की जो स्टोरी है वो कल बताएंगे। कल एक और वीडियो डालेंगे, उसमें हम कल वो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति हम कल सारी कवर कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और अब हम कल डालेंगे इस पे वीडियो। तो यहाँ तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमको बताएँ कि आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच।